मैं हूं आकांक्षा और आज के सफर पर आपको लेकर जाने वाली हूं भोपाल से कुछ ही दूर। जी हां, आज हम जाने वाले हैं विदिशा, जहां पर जैव विविधता से परिपूर्ण जंगल है, जीव है, इतिहास है और आस्था है। तो चलिए चलते हैं विदिशा। विदिशा शहर में स्थित है उदयगिरी। भोपाल से महज 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उदयगिरी संस्कृत का एक शब्द है जिसका मतलब होता है पहाड़ियों से उगता सूरज। इस उगते हुए सूरज की ओर जाने पर सबसे पहले हमें रास्ते में नजर आई वन विभाग की बनाई हुई नर्सरी। ये वो जगह है जहां पर उदयगिरी और इसके आसपास के इलाकों को हरा भरा करने के लिए बीज बोए जाते हैं। वन विभाग बड़ी ही मुस्तैदी के साथ इस काम में लगा हुआ है और अगर ये काम यूं ही चलता रहा तो ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहे विश्व को कुछ राहत जरूर मिलेगी। इस नर्सरी में आम, जाम, जामुन, आंवला और फूलदार पौधों सहित लगभग 1.5 लाख के करीब पौधे हैं, जिन्हें यहाँ विकसित करके आसपास के क्षेत्रों को हरा भरा बनाया जा रहा है। इस नर्सरी से लगी हुई बेतवा नदी की लहरें और उससे उठती ठंडी बयार न सिर्फ यहाँ लगे हुए पौधों को विकसित करने में मदद करती है, बल्कि यहाँ की आबादी की प्यास भी बुझाती है। नर्सरी से बाहर निकलकर हम पहुंच गए हैं योग वन में। इस वन के अंदर स्मृति वन के नाम से एक उद्यान निर्मित किया गया है, जहाँ पर्यावरण प्रेमियों ने अपने नाम के पौधों को इस वन मंडल में रोपा था, जो आज हंसते मुस्कुराते दरख्त में तब्दील हो चुके हैं। यही नहीं, समय समय पर वो अपने लगाए गए पौधों को निहारने भी पहुंचते हैं। खुद का रोपा गया बीज जब एक लहलहाते दरख्त में तब्दील होकर हवा से बातें करता है, तो निश्चित तौर पर इन पर्यावरण प्रेमियों को इस बात का एहसास होता होगा कि उन्होंने किसी मासूम बच्चे को युवा बनाया है। वैसे इस वन को विभाग ने बहुत खूबसूरती से तराशा है। यहाँ आपको नवग्रह के रूप में स्थापित किया गया वन क्षेत्र देखने को मिल सकता है। उदयगिरी आने वाले पर्यटक यहाँ पहुंचकर सुकून के 2 पल बिताते हैं और खुद को तरोताजा महसूस करके आगे की ओर निकल पड़ते हैं। यहाँ से चंद किलोमीटर की दूरी पर ही मौजूद है उदयगिरी की ऐतिहासिक गुफाएं। दरअसल ये गुफाएं उदयगिरी पहाड़ियों को काटकर बनाई गई गुफाओं का एक समूह है, जो दूर क्षितिज से ऐसी प्रतीत होती हैं जैसे किसी सिपाही को इस जगह की सुरक्षा करने के लिए तैनात किया गया है। इतिहासकारों से पता चलता है कि इन गुफाओं का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकाल में हुआ था। यानी अगर हम तारीखों के मद्देनजर देखें तो इन गुफाओं का निर्माण 4 से 5 शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था। प्रवेश द्वार से जब हम अंदर पहुंचे तो गुप्त काल की अद्भुत वास्तुकला का नमूना हमारी नजर के सामने था। चट्टानों को काटकर गुफाओं के रूप में बदली हुई ये जगह गुप्त काल के भावों, कल्पनाओं और विचारों की समृद्धता की गवाही देते हैं। जिस प्रकार से यहाँ प्रवेश द्वार पर बनी डिजाइन या कॉलम देखने को मिलते हैं, उससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय सभ्यता कितने प्राचीन काल से समृद्ध है। इन गुफाओं की खूबसूरती में 4 चांद लगाने के लिए वन विभाग ने इसके आसपास संरक्षित वनों का विकास किया हुआ है, जिसकी वजह से जंगलों के बीच बनी हुई ये ऐतिहासिक धरोहर सैलानियों को चट्टानों की तपिश से बचाती भी है और एक सुकून का एहसास कराती है। यही कारण है कि गर्मियों के मौसम में भी सैलानियों को यहाँ आने में कोई तकलीफ नहीं होती है। और हरियाली वगैरह जो है, प्लांटेशन वगैरह है, बहुत अच्छे मौसम में अपन गर्मी में भी आना चाहें तो यहाँ ऐसा नहीं लगेगा अपन कहाँ गलत जगह पे आ गए। प्रियदर्शनी उद्यान के नाम से विकसित किया हुआ ये उद्यान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। जहाँ बॉटनिकल गार्डन के रूप में बनाए जाने की वजह से शोध करने वाले छात्रों को इन उद्यान से लाभ मिलता है, वहीं यहाँ पर रोपित किए हुए बांस वन समितियों के रोजगार का भी जरिया बने हुए हैं। टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा कुछ और विकास कार्य किए जा रहे हैं टूरिस्ट अट्रैक्शन के, जैसे कैफेटेरिया बनाना, मैनेजर का घर बनाना, वॉकिंग ट्रेल्स बनाना, एंगलिंग के स्थापित करना, कुछ हट्स स्थापित करना, टेंट्स लगाने वाले हैं वो वहाँ पर। ये सब कार्य अभी प्रारंभ होने वाला है वहाँ पे, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट करेगा, जिससे कि टूरिस्ट को और सुविधाएं वहाँ पर मुहैया कराई जा सके। इसके अलावा वहाँ पर और भी स्कोप है
जैसे रोप वॉकिंग का, कैनोपी वॉकिंग का। और वहाँ पर एक डैम बना है, बिल्कुल बगल से बेतवा नदी जाती है, डैम बना है, तो काफ़ी पानी रुक गया है। तो वाटर स्पोर्ट्स का भी वहाँ पे स्कोप है, जिसके लिए अगले चरणों के लिए प्रस्ताव बना के भेजने जाने का सोचा जा रहा है। यहाँ पर एक रेस्ट हाउस का निर्माण भी किया गया है, जिसमें सैलानी रात्रि विश्राम कर सुबह और शाम को चिड़ियों के कलरव का आनंद भी उठा सकते हैं। पक्षी प्रेमियों को यहाँ प्रवासी अप्रवासी पक्षियों की अच्छी खासी तादाद देखने को मिल सकती है। जब इन दरख्तों में लगे हुए फूल यहाँ की जमीन पर बिखरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति सैलानियों का स्वागत करने के लिए आतुर है। इस उद्यान में पानी की उपलब्धता इस जगह में चार चांद लगा देती है और वन विभाग की इस पहल की वजह से उदयगिरी आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। इसी वजह से इस जगह को एक बेहतर इको टूरिज्म प्लेस के विकल्प के रूप में विकसित किया गया है। प्रियदर्शनी उद्यान से बाहर निकलने के बाद हम आगे बढ़े तो हमारी गाड़ी एक और ऐतिहासिक स्थल को देखकर खुद ब खुद रुक गई। ये ऐतिहासिक इमारत बीजा मंडल के नाम से जानी जाती है। दरअसल बीजा मंडल 11वीं सदी के आसपास के मंदिर है, जिसे परमार वंश ने निर्मित किया था। इस ऐतिहासिक इमारत की दीवारों में खुदी आकृतियां परमार वंश के राजकाल में निर्मित होने वाले आर्किटेक्ट का बेहतर नमूना पेश करती है। इस बीजा मंडल के समीप स्थित है एक बावड़ी, जिसे देखकर ये पता चलता है कि यहाँ परमार वंश के पहले कोई देवालय रहा होगा। यहीं से कुछ दूर आगे जाने पर हम पहुंचे हेलियोडोरस स्तंभ। इसका निर्माण हेलियोडोर ने किया था, जो एक ग्रीक दूत था और तक्षशिला का रहने वाला था। इसने ये स्तंभ भगवान विष्णु के मंदिर के ठीक सामने खड़ा किया। यहाँ रहने वाली धीवर जाति के लोगों की इस स्तंभ में आज भी बहुत आस्था है। उदयगिरी के इस सफर में आप अगर महज 13 किलोमीटर की दूरी और तय करते हैं तो आप पहुंच जाएंगे विश्व धरोहर सांची, जो आपकी यात्रा को और यादगार बना सकता है।